जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा केस 2 का लेक्चर नंबर 3। कल हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। चैप्टर 5 में हमने डिस्कस किया था, समराइज़ किया था कि चैप्टर 5 में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस करना था टैक्स ईयर, सेकंड हमने डिस्कस करना था पर्सनल स्टेटस और थर्ड हमने डिस्कस करना था रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है स्कोप ऑफ इनकम। ठीक है, लेकिन यहां तक जो है नंबर 3 तक ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोफाइल, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी टैक्स पेयर की। ये 3 इंफॉर्मेशन हमने टैक्स पेयर की प्रोवाइड करनी। ठीक है। फोर्थ इंफॉर्मेशन जो है डिटेल जो टॉपिक है वो टैक्स पेयर के हवाले से नहीं है, वो टैक्स पेयर के हवाले से ही है लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम रूल्स अप्लाई करेंगे। जब ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट पढ़ेंगे तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि टैक्स में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हमें क्यों कैटेगराइज करना पड़ता है टैक्स पेयर को, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती है। समझ में आ रही बात? तो आज हमारा जो कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो टैक्स ईयर था। ठीक है, और मुझे 100% यकीन है कि आप घर जाके इसको रिवाइज कर चुके हैं। जी, टैक्स ईयर के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? ये हमेशा कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स का। दूसरी बात, कहां से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई से। और कब एंड होगा? 30 जून। अभी जो करंट हमारा ईयर है नॉर्मल टैक्स ईयर, वो कहां से कहां तक होगा? जो आज की डेट है ये कौन सा टैक्स ईयर है? कहां से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2023। जी, टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2023। टैक्स ईयर 2023। ठीक है जी। जिन बच्चों का आज फर्स्ट डे है, एक फर्स्ट लेक्चर तो शेयर हो चुका है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ग्रुप में आपको लिंक भी आ जाएगा। और जो कल वाला लेक्चर है वो अभी आधे पौने घंटे तक वो भी शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार वो सुन लीजिएगा। कोई इतना टेक्निकल टॉपिक नहीं है। अब मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि रिवाइज हो जाए थोड़ा सा। जी, सेकंड टाइप क्या था? स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर हमेशा कितने टाइम के ड्यूरेशन का होगा? ये भी हमेशा कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स। और इसकी डिफिनीशन क्या थी? अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। जो नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं होगा वो क्या होगा? स्पेशल टैक्स ईयर। जैसे कि 1 जुलाई से स्टार्ट ना हो और 30 जून को एंड ना हो, इसके अलावा कोई भी 12 मंथ्स का टाइम पीरियड टैक्स में, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर। जैसे कि 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, देखिए 12 मंथ्स है टाइम पीरियड। क्या स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई है? नहीं। एंडिंग डेट 30 जून है। तो ये कौन सा टैक्स ईयर होगा? स्पेशल। इसको कैसे डिनोट करते हैं? कल एक शॉर्टकट लिखवाया था। अगर एंडिंग डेट फर्स्ट 6 मंथ्स में फॉल करे, फर्स्ट 6 मंथ्स कौन से है? जनवरी टू जून, तो जो सेम कैलेंडर ईयर क्या होगा? टैक्स ईयर होगा। डिनोट किससे करेंगे? सेम कैलेंडर ईयर। जी, और अगर एंडिंग डेट लास्ट 6 मंथ्स हो,
लास्ट 6 मंथ्स कौन से बनते हैं? जुलाई टू दिसंबर। तो फिर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर आपका क्या होगा? टैक्स ईयर होगा। जी बताएं, अब आप मुझे बताएंगे फर्स्ट 6 मंथ्स में एंड हो रहा है, लास्ट 6 मंथ्स लास्ट दिसंबर ना, तो ये कैलेंडर ईयर कौन सा है? तो ये टैक्स ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा? 2021 नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दे दूं कि हमारा एक टैक्स ईयर है जो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2015 से और एंड हो रहा है 31 अगस्त 2016। देखिए 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स है ना? क्या नॉर्मल टैक्स ईयर है? फर्स्ट जुलाई टू 30 जून है? नहीं। तो टाइप कौन सा हुआ? स्पेशल। डिनोट किससे करेंगे? लास्ट 6 मंथ्स में है या फर्स्ट? लास्ट में। देखिए जुलाई टू दिसंबर में एंडिंग डेट किस में फॉल कर रहे हैं? शहजाद जी। लास्ट 6 मंथ्स में है तो ये कैलेंडर ईयर कौन सा है? 16। तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर क्या बन जाएगा? टैक्स ईयर। अगला एग्जांपल, अगर मेरे पास हो 1 मार्च 2010 से एक टैक्स ईयर और 28 फरवरी 2011। जी 12 मंथ है? क्या 1 जुलाई टू 30 जून है? तो कौन सा टैक्स ईयर होगा? स्पेशल। डिनोट किससे करेंगे? जी कौन से मंथ्स में फॉल हो रहा है? फर्स्ट 6 मंथ्स में। तो सेम कैलेंडर ईयर क्या होगा? टैक्स ईयर। टैक्स ईयर 2011। क्लियर? यहां तक क्लियर है जी? ये तो मैं रिवाइज कर रहा हूं, कल पढ़े थे ना जी। फिर हमारे पास थर्ड कौन सा टाइप था? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये आज हम पढ़ेंगे। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर से मैंने आपको पहले चेंज इन अ टैक्स ईयर टॉपिक पढ़ाया था। चेंज इन अ टैक्स ईयर कौन बता देगा? ये टेबल से चेंज इन अ टैक्स ईयर कौन बता देगा? जी क्या प्रोसीजर है? पहले हम जो है रिटर्न एप्लीकेशन रिटर्न एप्लीकेशन लिखेंगे। सारे मेरे साथ रिवाइज करें जी। रिटर्न एप्लीकेशन जी किसको? कमिश्नर ऑफ एफबीआर को। एक ये कमिश्नर होता है डीसी, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सिविल वाला नहीं। ये कमिश्नर किसका होगा? एफबीआर का। उसको क्या करेंगे? रिटर्न एप्लीकेशन लिखेंगे। दूसरा रीजंस लिखेंगे कि मैं क्यों अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता हूँ। थर्ड उसको फिर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एप्लीकेशन फाइल करेंगे। फिर अगर कमिश्नर एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारी वो चेंज हो जाएगा टैक्स ईयर। अगर नहीं करता तो फिर वो हमें बुला के क्या करेगा? चाय पिला के बताएगा कि मैंने आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट किया। क्लियर? अगर इजाजत मिल जाती है तो चेंज हो जाता है। चेंज जब होता है जब आप कभी नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहे थे और नॉर्मल से किस में चले जाओ? स्पेशल। या फिर स्पेशल यूज कर रहे थे और वापस किस में आना चाहते हो? नॉर्मल में। ठीक है? या फिर फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल। तो हमेशा क्या क्रिएट होगा? इन 3 केसेस में हमेशा क्या क्रिएट होगा? गैप। ये गैप कितने मंथ्स का होगा? 1 मंथ से लेके 11 मंथ। और इस गैप को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स। यहां तक कल हमने डिस्कस किया था। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। अभी तक मैं कल वाला टॉपिक रिवाइज कर रहा था। परेशान नहीं होना, जो न्यू बच्चे हैं ना, आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है? आज मिल जाएंगे। ग्रुप में खुद को ऐड कर दे, कल तीनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज तो आप ले रहे हैं ना, कल और परसों वाला मिल जाएगा। ठीक है जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, अब इसके हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ये रेस कर दूं ये साइड? हाँ ये कर दो जी। अब जब हम टैक्स ईयर में चेंज करते हैं फ्रॉम वन टैक्स ईयर टू अनदर टैक्स ईयर, तो हमारे पास सबसे पहले कौन से वाला एग्जांपल था?
फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। पहले इसको देख लेते हैं, फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा टैक्स ईयर यूज कर रहा था 1 जुलाई 2016 से टू 30 जून 2017। कौन सा टैक्स ईयर है भाई? कौन सा है? नॉर्मल। डिनोट किससे करेंगे? 2007, सेम कैलेंडर ईयर। हाँ, जनवरी टू जून है ना, तो सेम कैलेंडर ईयर। समझ में आ रही बात जी? टैक्स ईयर 2017। अब इसको मसला है, ये चाहता है कि जनाब मेरा नेक्स्ट जो टैक्स ईयर हो वो स्पेशल हो, टाइम पीरियड अपने मर्जी का कोई भी 12 मंथ्स वो सिलेक्शन करता है, किसी भी 12 मंथ्स का, उसमें ये शिफ्ट होना चाहता हो। ठीक है, तो बताएं कौन से 12 मंथ्स में करें? ये 12 मंथ्स नहीं होने चाहिए, 1 जुलाई टू 30 जून नहीं, इसके अलावा आप बता दें या मैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वो चाहता है कि जनाब मेरा नेक्स्ट ईयर जो है ना वो हो फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। मतलब मेरा नेक्स्ट जो टैक्स पर्पस के लिए मैं जब अपनी इंफॉर्मेशन एफबीआर को प्रोवाइड करूं तो मेरे ये वाले 12 मंथ्स ना हो, मेरे 12 मंथ्स बने 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। एप्लीकेशन लिखी कमिश्नर को, वो वाला प्रोसीजर कमिश्नर ने इजाजत दे दी। पहली बात तो ये याद रखिएगा, जब भी टैक्स ईयर शिफ्ट होगा, चेंज होगा, तो प्रीवियस से ऑनवर्ड आपने देखना है जिस डेट पे शिफ्ट हो रहा है। तो प्रीवियस कौन सा था, कब खत्म हो रहा है? 2000। तो इसके बाद 1 जनवरी कौन सा आएगा? मतलब वो नेक्स्ट जो चाहता है कि मेरा टैक्स ईयर कौन सा हो, फ्रॉम 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018। ठीक हो गया, ये स्पेशल टैक्स ईयर है। कौन सा है? डिनोट किससे करेंगे? लास्ट 6 मंथ से या फर्स्ट, तो टैक्स ईयर हो जाएगा 2019। इसका रिटर्न फाइल कर दिया इन 12 मंथ्स का, फ्यूचर में इन 12 मंथ्स का फाइल कर देगा। दरमियान में कुछ गैप क्रिएट हुआ, कहां से कहां तक? डेट बताए, डेट कहां से? इसके बाद जो डेट है 1 जुलाई 2000 और इससे पहले जो डेट, ये गैप आया ना, इसकी इंफॉर्मेशन उसने डिपार्टमेंट को प्रोवाइड नहीं की। कितने मंथ्स का है? 6 मंथ्स गैप है ना। कौन सा टैक्स ईयर होगा? ट्रांजिशनल। एंड देके फर्स्ट 6 मंथ्स में आ रहे हैं कि लास्ट, तो टैक्स ईयर कौन सा होगा? 20। ये कौन सा टैक्स ईयर होगा? ट्रांजिशनल टैक्स। कितने मंथ्स का? मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 1 महीने से लेके कितने मंथ्स का हो सकता है? 12 मंथ्स का ये नहीं हो सकता, ये 12 मंथ्स का नहीं हो सकता। ठीक है, नोट करें शाबाश। अगला एग्जांपल लेता हूं फिर। आ रही है वह। जी क्लियर है? दूसरा क्या था? फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल।
दूसरा एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल एक पर्सन था, वो टैक्स ईयर यूज कर रहा था फ्रॉम 1 अक्टूबर 2010 टू 30 सितंबर आएगा ना 2011। 12 मंथ से 12 मंथ से नॉर्मल है, नॉर्मल है, स्पेशल है। कौन सा टाइप है टैक्स ईयर का? स्पेशल। जी, डिनोट किससे करेंगे? लास्ट 6 मंथ्स में है ना, तो 2012 टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2012। ये चाहता है जनाब मेरा नेक्स्ट जो टैक्स ईयर होना वो कौन सा हो? वो नॉर्मल हो। वो कौन सा हो? नॉर्मल। ठीक है, तो अब आप मुझे बता देंगे कि इस डेट के बाद 1 जुलाई कौन सी आएगी? टू 30 जून। इसके बाद कौन सी आएगी? 2012। चाहता है कि फ्यूचर में मेरा टैक्स ईयर ये हो नॉर्मल। टाइप कौन सा बन जाएगा? नॉर्मल। शिफ्ट हुआ फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल। टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2013 फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक हो गया जी। दरमियान में गैप क्रिएट हुआ कितना? फ्रॉम दिस टू इस डेट के बाद क्या आ रहा है? 2000 और जिसमें शिफ्ट हुआ उसके स्टार्ट से पहले तक 30 जून 2012। काउंट करें कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। क्या कहेंगे इसे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कितने मंथ्स का? डिनोट किससे करेंगे? फर्स्ट 6 मंथ्स है ना, तो टैक्स ईयर 2000। ये सेकंड एग्जांपल, जब कभी स्पेशल से वापस किस में आना चाहता हो? नॉर्मल में आना चाहता। स्पेशल टैक्स ईयर 2012 के अलग से फाइल करेगा। 3 रिटर्न फाइल करेगा। इस केस में भी एक टैक्स ईयर 2017 नॉर्मल का, एक टैक्स ईयर 2018 ट्रांजिशनल का और एक टैक्स ईयर 2019 स्पेशल का। इन तीनों टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है कि रिटर्न हम टैक्स ईयर का फाइल करते हैं, ये याद रखें। देखिए ना, पहले रिटर्न में इंफॉर्मेशन होगी यहां से यहां तक 12 मंथ्स की, दूसरे रिटर्न में कितने मंथ्स की? 6 मंथ्स की, तीसरे रिटर्न में 12 मंथ्स की। इस केस में पहले रिटर्न में कितने मंथ्स की इंफॉर्मेशन? 12, दूसरे में, तीसरे में 12। 3 रिटर्न फाइल करेगा। जब कभी जब भी, ये याद रखिएगा, कोई भी टैक्स पेयर अपना टैक्स ईयर चेंज करता है तो वो 3 किस्म के रिटर्न फाइल करता है। एक जो वो यूज कर रहा था करंट, उसका रिटर्न फाइल करेगा। एक जो वो जिसमें शिफ्ट हो गया फ्यूचर में, उसका रिटर्न फाइल करेगा। और इस शिफ्टिंग में जो गैप क्रिएट हुआ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, एक उसका रिटर्न फाइल करेगा। समझ में आ रही बात? भाई क्लियर है? जी। अगला, फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल। फॉर एग्जांपल, एक बंदा टैक्स ईयर यूज कर रहा था फ्रॉम 1 मार्च 2012 टू 28 5 2013। जी 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स है ना? कौन से है? टाइप कौन सा है टैक्स ईयर का? स्पेशल। जी, ये रीजंस कल मैंने बताए नहीं। रीजंस ये हो सकती है कि मैंने आपको कहा चेंज ऑफ टैक्स ईयर में, मैंने आपको रीजंस बताई थी कि मैं अपने इंटरनल अकाउंट्स, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो मैं एक टाइम पीरियड के लिए बना रहा हूँ और टैक्स ईयर मेरा डिफरेंट हो, तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों सेम हो जाए। मेरा अकाउंटेंट एक ही बार काम एक बार करे और जो अकाउंटिंग की डिमांड्स है वो भी पूरे हो जाए, जो टैक्स के डिमांड्स है वो भी पूरे हो जाए। मतलब अब अगर मैं अपने अकाउंट्स, इंटरनल अकाउंट्स, कोई बिजनेस है मेरा और मैं इंटरनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हूं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर और मेरा टैक्स ईयर हो नॉर्मल,
जुलाई टू जून। तो मुझे 2 बार काम करने पड़ेंगे। एक बार मुझे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जनवरी टू दिसंबर इन 12 मंथ्स के, फिर मुझे बनाने पड़ेंगे जुलाई टू जून इन 12 मंथ्स के। ठीक है, तो जो अकाउंटेंट होता है या जो आपका कंसल्टेंट होता है उस पे बर्डन भी होगा, मिस्टेक के चांसेस भी ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि जनाब मेरा सेम पीरियड में दोनों काम आ जाए, तो दोनों काम एक ही साथ हो जाए, अकाउंटिंग का काम भी, आईएफआरएस का और टैक्स का काम भी, तो एक टाइम पीरियड पे मैं आना चाहता हूं। ये एक मेजर रीजन ये हो सकती है। समझ में आ रही बात जी? कौन सा था स्पेशल? डिनोट किससे करेंगे? 2013 क्यों के फर्स्ट 6 मंथ्स। क्लियर हो गया जी? किस में जाना चाहता है? फ्रॉम वन स्पेशल टू, कहता है जनाब मैं चाहता हूं कि मेरा टैक्स ईयर हो स्पेशल हो, लेकिन कहां से हो? फ्रॉम 1 नवंबर, इसके बाद 1 नवंबर कौन से वाला आएगा? 2013 का ही आएगा। 2013 टू 31 अक्टूबर होता है 2014। मेरा नेक्स्ट स्पेशल ईयर ये वाला, नॉर्मल में नहीं जा रहा, जुलाई टू जून में नहीं जा रहा, एक स्पेशल से दूसरे स्पेशल। तो ये भी 12 मंथ है भाई, 12 मंथ है ना? क्या ये नॉर्मल टैक्स ईयर है? ये कौन सा है? स्पेशल। डिनोट किससे करेंगे? 2015। लास्ट 6 मंथ्स है ना जी? 2015 जी। दरमियान में गैप क्रिएट हुआ कहां से कहां तक? 1 मार्च 2013 टू 31 अक्टूबर 2013 जी। कितने मंथ्स काउंट करें? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 मंथ्स है जी। कौन सा टैक्स ईयर होगा? ट्रांजिशनल। कितने मंथ्स का? 8 मंथ्स का। ठीक है, और टैक्स ईयर डिनोट किससे करेगा? 2014। भाई क्लियर? समझ में आ रही बात कि नहीं? क्या कंफ्यूजन? पूछे। जो मैंने स्टेप बताए हैं उन स्टेप्स पे जाना है। ठीक है, स्टेप्स क्या बताए? जो करंट में यूज हो रहा है और न्यू में शिफ्ट होना है, तो करंट के किसको देखना है? एंडिंग। जो न्यू होगा ये हमेशा इसके बाद वाला आएगा, यहां पे आ गया। ठीक हो गया, ये बन गया। अब ट्रांजिशनल कैसे निकालोगे? जो करंट है उसके एंड से स्टार्ट करना है, जो न्यू है उसके स्टार्ट तक लेना है टाइम पीरियड। ये गैप जो है, ये जो दरमियान में है, ये क्या होगा? हमेशा ट्रांजिशन। ठीक हो गया जी? नोट करें, शाबाश। नोट्स दिखाए मुझे। अब आप पढ़े लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 विद एग्जांपल्स। ठीक है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पढ़े और चेंज इन अ टैक्स ईयर भी पढ़े। शाबाश, पढ़े शाबाश। रीडिंग करें पेज नंबर 1 and 2। मुश्तबा भर शहदी अगर रिमोट जमा दफ्तर के बुक रू। Thank you.
सर। ये एग्जाम्पल्स भी पढ़े हाँ, और समझने की कोशिश करें, मतलब जो टॉपिक के अंदर ही एग्जाम्पल्स है इसको पढ़ने की कोशिश करें। जी पढ़ लिया। ये चेंज इन टैक्स ईयर को देखें। द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स, अंडरलाइन करें। क्लास ऑफ पर्सन्स मैंने आपको कल लिखवाया था स्पेसिफाइड पर्सन्स। कौन से पर्सन्स? स्पेसिफाइड। हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर में परमिट थ्रू ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट कहते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कैसे कहते हैं? एफबीआर की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर, जनाब एफबीआर कहे किसी को कि आप नॉर्मल टैक्स ईयर यूज करेंगे या फिर स्पेशल स्पेसिफाइड पर्सन को, जैसे कल मैंने बैंकिंग कंपनीज, शुगर मिल्स वगैरह बताए थे कि इनके लिए एफबीआर की तरफ से ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि आपका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मली हर एक पर्सन का टैक्स ईयर कौन सा होता है? नॉर्मल होता है। लेकिन एफबीआर जिसे चाहती है कि इनका टैक्स ईयर नॉर्मल ना हो, तो एफबीआर थ्रू नोटिफिकेशन उनको इन्फॉर्म करता है कि आपका टैक्स ईयर नॉर्मल। In case of class of persons having a normal tax year may permit through official gazette to use a special tax year. A person using normal tax year may apply to the commissioner to allow him to use any special tax year from normal to special. A person using special tax year may apply to commissioner to allow him to use any other special tax year or normal tax year. The commissioner shall grant permission subject to conditions if any, as the commissioner may impose only if the person has shown a compelling need for the change. commissioner कब इजाजत देगा? जब वो अपनी justifiable reasons बताएगा। कमिश्नर को जस्टिफाई करेगा कि जनाब मुझे जरूरत है, मुझे आप चेंज करने की परमिशन दे दे। If the commissioner wants to reject the application or to withdraw his permission earlier allowed, he shall provide an opportunity of being heard. Underline करो, इसको कहते हैं चाय पिलाना। Opportunity of being, ऐसे नहीं कि बस वो कमिश्नर कर देगा, हाले ना पुरसान नहीं है। उसको बुलाएगा, उसको रीजंस बताएगा, टैक्स पेयर को तसल्ली बख्श जवाब देगा कि मैंने आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की। तो इतने बातें बताने के लिए जब बुलाएगा तो चाय तो पिलानी पड़ती है ना, हाँ कि नहीं? कम से कम चाय ना पिलाए तो पानी तो पिला देना। नहीं, दिल नहीं कर रहा भाई। आपके घर में कोई आए, आप चाय पानी का नहीं पूछते, तो कमिश्नर उधर मेजबान है ना, बीआर ऑफिस में बुलाएगा ना जी। बड़े कंजूस हो, पिलाना कमिश्नर ने, दिल आपका नहीं कर। And shall record in the order the reasons for such rejection or withdrawal from permission. और ये reasons कमिश्नर अपने पास क्या करेगा? रिकॉर्ड करे। क्या करेगा? रिकॉर्ड। अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े ना तो उसके पास
रिकॉर्ड पड़ा हुआ हो इन राइटिंग के, हाँ जनाब मैंने इसको बुलाया था, ये रीजंस तब भी बताई थी, अब भी ये रीजंस है, ये मेरे पास रिकॉर्ड में। इन दिस केस द पर्सन may file a review application to the FBR and the decision of the FBR shall be final। FBR का यहाँ पे मतलब है कि कमिश्नर का जो हायर अथॉरिटी है ना, जो कमिश्नर से रैंक में हायर ऑफिसर है, अगर टैक्स पेयर को तसल्ली बख्श जवाब ना मिले या कमिश्नर रिजेक्ट कर दे, लेकिन टैक्स पेयर का ही नहीं, इसने जो है ना मेरे साथ कोई ज़ातियात किए हैं, मेरा बनता था कि टैक्स ईयर चेंज करने की ये मुझे परमिशन दे देता, लेकिन अगर नहीं देता तो टैक्स पेयर रिव्यू के लिए हायर अथॉरिटी के पास जा सकता है, और हायर अथॉरिटी के पास जब जाएगा उसकी जो भी डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल। क्लियर भाई, क्लियर है? जी, होम असाइनमेंट नोट करें, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। साथ साथ हर एक टॉपिक के साथ पास पेपर्स का कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 9 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ना, इसको टेक करना है ताकि हम 100% पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमें बाद में पता चले कि कौन से क्वेश्चन रहते हैं और कौन से। क्वेश्चन नंबर 17, 2, 5 एंड 17, और आपने लिखना है करना है क्वेश्चन नंबर 20 और 21। कितने क्वेश्चन हैं? 5। ये टैक्स ईयर से रिलेटेड आपके पास पेपर्स के क्वेश्चन है, ये आपने घर से करके आने, ठीक है। जी, जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है? पर्सनल स्टेटस। ये तो बता दिया जनाब, सबसे पहले हमने ये फाइंड कर लिया कि जो टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करेगा उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, कि वो कहां से कहां तक अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एफबीआर को। अब सेकंड जो उसने बताना है, किसने? टैक्स पेयर ने डिपार्टमेंट को, वो क्या बताना है? पर्सनल स्टेटस। पर्सनल स्टेटस ये कौन बताएगा? टैक्स पेयर। किसको बताएगा? एफबीआर, ठीक है। अब पर्सनल स्टेटस क्या होता है? पर्सनल स्टेटस जैकी चैन की एक मूवी है जिसका नाम है हु एम आई। टैक्स पेयर इसका जवाब दे। देखिए मूवी है जैकी चैन, बड़ी अच्छी मूवी है, देख ले। एक्शन मूवीज अगर आप देखते हो तो ये मैंने बचपन में देखी थी, मतलब आपकी उम्र का था तब देखी, नाम मुझे तब से याद है इसका। इसमें क्या जवाब देगा वो? हु एम आई, मैं कौन हूं। टैक्स देखे ना, आप आए हो राइज में, आपने टैक्स पढ़ना है, तो ऐसे तो नहीं होता कि आप आके बैठ जाए और बस पूरा सेशन पढ़ते जाए और आप अपने बारे में कुछ ना बताएं। इंट्रोडक्शन देंगे ना, आप फॉर्म उठा ले, राइज का सबसे पहले लिखा होगा नेम, कि भाई अपना नाम बता दे राइज के मुताबिक, फिर फोन नंबर रिक्वायर किया होगा, CRN रिक्वायर किया होगा, आपका पेपर्स की लिस्ट होगी, कौन सा पेपर पढ़ना है, टीचर्स मेंशन करने होंगे, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीस मेंशन करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना, ठीक है। तो यहां पे भी आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा, अब ये बताओगे ना, मैं एफबीआर को रिटर्न फाइल करूं और मैं ये जो है ना, ये पेज सारी कैलकुलेशन कर लूं, टैक्सेबल इनकम भी बता दूं, टैक्स लायबिलिटी भी, ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन नहीं ना हो कि मैं कौन हूं, तो क्या एफबीआर ऐसा डिटेल्स मुझसे एक्सेप्ट कर लेगा? कि जनाब हमें तो बता दो, आपने कैलकुलेशन की है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम और लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, लेकिन सबसे पहले आप टॉप मोस्ट पे, आप टेस्ट देते हो तो सबसे टॉप मोस्ट पे अपनी इंफॉर्मेशन देते हो ना। आप अभी ICAP का पेपर दे के आए हो तो आपका रोल नंबर या CRN जो भी रिक्वायर होगा
पेपर और ये सारी चीजें हमने सबसे पहले पेज पे ये दिया होगा। सेम इसी तरह जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले हम टैक्स ईयर बताते हैं कि जनाब माइंड बना लो, कमिश्नर को कहते हैं FBR के माइंड बना लो, मैं यहां से लेके यहां तक इस टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा हूं, मेरा टैक्स ईयर ये है। उसने टाइम पीरियड मार्क कर लिया, जनाब यहां से स्टार्ट होगा, जो अभी ये इंफॉर्मेशन देगा यहां पे खत्म होगा। दूसरा वो दूसरे लाइन में वो देखेगा अब के इस बंदे का नाम क्या है, ये कौन है, ये जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है ये कौन है। तो पर्सनल स्टेटस में आपने बताना है कि मैं कौन हूं। टैक्स पेयर में भी एन इंडिविजुअल, जब हम टैक्स पे करते हैं तो हमारा पर्सनल स्टेटस क्या हो सकता है, इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जिसको हम कहते हैं AOP आर कंपनी। जब हम अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो हम इन तीनों में कोई एक स्टेटस अपने रिटर्न पे मेंशन करेंगे कि जनाब मेरा पर्सनल स्टेटस ये है, मैं या तो इंडिविजुअल हूंगा या फिर AOP या फिर कंपनी। वजह, तीनों के लिए टैक्स रूल्स डिफरेंट। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप पे डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल होंगे, अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है तो आप पे डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल होंगे, और अगर आपका पर्सनल स्टेटस क्या है, कंपनी है, तो आप पे डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपने अपना पर्सनल स्टेटस बताना है। इंडिविजुअल कौन होते हैं, इंडिविजुअल वो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं लेकिन सोल प्रोप्राइटर हो और उसने अपने कारोबार को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड ना किया। ठीक है, इंडिविजुअल जब रिटर्न फाइल करेगा एज की लिमिट कोई भी नहीं है, 1 साल का बच्चा भी रिटर्न फाइल कर सकता है, 80-100 साल का बूढ़ा भी रिटर्न कर सकता है, इसके दरमियान जितने लोग आते हैं वो भी करते हैं, 100 साल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम हमारे मुल्क में 60-70 साल की एज होती है ना। और सबसे मज़े की बात, अगर ये बंदा मर जाए तो FBR फिर भी इससे रिटर्न रिक्वायर कर सकता है कि जमा कर, मतलब कब्र में भी माफ़ी नहीं। टैक्स जो है ना आपने पे करना है, अगर आप मर भी जाए तो फिर भी FBR आपको माफ नहीं करेगा। फिर कौन करेगा, फिर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को नोटिस जाता है कि जनाब आपके जो जिनके आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो उन्होंने इस साल में कुछ महीने या 10 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 11 महीने, पूरा साल इसने कुछ कमाई की थी, तो एसेट सारे आपको ट्रांसफर हो गए ना, तो उस कमाई पे आप हमें टैक्स दे दो। और नाम उसका होता है जो डिजीज्ड इंडिविजुअल होता है, जो मर चुका होता है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे FBR को उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। तो बच्चा, जवान, बूढ़ा या मरा हुआ इंडिविजुअल, मैं और आप, डिफिनीशन मैंने बता दी कौन होते हैं, या तो जॉब करते हो या कारोबार करते हो, लेकिन कारोबार उसने न पार्टनरशिप हो और न एज ए कंपनी उसने रजिस्टर्ड करवाए। तो जब वो अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वो अपना पर्सनल स्टेटस क्या शो करेगा, इंडिविजुअल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं जो इनकम टैक्स में हर जगह एप्लीकेबल। अच्छा, इंडिविजुअल की हिंट क्या है, जब भी वो करेगा ना तो वो उसके नाम के साथ या तो मिस्टर यूज हुआ होगा या फिर ये इंडिविजुअल की निशानी है। इससे हमें पता चलता है मिस्टर और मिस से कि इसका पर्सनल स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल। समझ में आ रही बात, वो अपने नाम के साथ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने जैसे मिस्टर लिखा ना, तो इससे इम्प्लाइड मतलब इसका क्या है कि मेरा पर्सनल स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल। समझ में आ रही बात भाई, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो अभी बताने लगा हूं, जब भी लिखे उर्दू में, लिखे उर्दू, जब भी टैक्स पेयर का लिखे शाबाश, जब भी टैक्स पेयर का
जब भी बिल्कुल वो उर्दू, अगर ये नहीं आती ये वाली उर्दू ना, जो तो जैसे आप मैसेज नहीं लिखते, हाँ इंग्लिश में, लेकिन लिखते उर्दू है, उसी तरह लिखे। ये बात याद होनी चाहिए, मेरा मकसद ये है, जब भी टैक्स पेयर का पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल होगा, जब भी टैक्स पेयर का पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल होगा, तो हम हमेशा, जब भी टैक्स पेयर का पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल होगा, तो हम हमेशा उस इंडिविजुअल की, सैलरीड और नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करेंगे। जब भी टैक्स पेयर का पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल होगा, तो हम हमेशा उस इंडिविजुअल की सैलरीड और नॉन सैलरीड स्टेटस फाइंड करेंगे। जब भी, कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने वर्ड क्या यूज किया, जब भी। जब क्या होगा, पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल। आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो इंडिविजुअल का पूछा जाएगा या एओपी का, कंपनी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमारा पर्सनल स्टेटस क्या होगा, इंडिविजुअल, तो हम हमेशा क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे हमेशा, सेकंड काम हमेशा क्या करेंगे, इसका क्या फाइंड करेंगे, सैलरीड या फिर नॉन सैलरीड स्टेटस। अब सैलरीड और नॉन सैलरीड स्टेटस कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला क्या है, लिखे, इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज आया, परसेंटेज में आपके पास आंसर आएगा, अगर ये परसेंटेज आया मोर देन 75%, कितने परसेंट, मोर देन 75, तो हम कहेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, सैलरीड। और अगर ये परसेंटेज आया 75% के इक्वल या उससे कम, तो हम कहेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, नॉन सैलरीड। अगर परसेंटेज कितना आया, 75% से ज्यादा, तो क्या होगा, सैलरीड। और अगर कम आया, अच्छा, ये करते क्यों है, पर्पस इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या है, टैक्स रेट्स, सैलरीड के डिफरेंट टैक्स रेट्स है और नॉन सैलरीड के डिफरेंट टैक्स रेट्स है। कल इंशाल्लाह आपको क्लास में दे दूंगा, ये आपको पेपर में भी मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है इसका, इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं है। जो हमने टैक्स रेट्स लगाने हैं ना, वो डिफरेंट। अगर सैलरीड हो गया तो डिफरेंट टैक्स रेट्स, अगर नॉन सैलरीड हुआ तो डिफरेंट टैक्स रेट्स। समझ में आ रही बात, मतलब क्या हुआ, डिसाइड क्या हुआ, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूड क्या हुआ कि इंडिविजुअल पे दो तरह के रेट्स लगते हैं, सैलरीड और नॉन सैलरीड। याद रह जाएगी बात, पूरे इनकम टैक्स में एप्लीकेबल है। जब भी इंडिविजुअल का क्वेश्चन होगा ना, तो हमेशा आपने ये डिसाइड करना है कि इस पे रेट्स कौन से लगने हैं, सैलरीड या फिर फार्मूला क्या है, इनकम फ्रॉम डिवाइड सैलरी क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, ये अभी हमें नहीं पता, ये हमारा पूरा कोर्स है। लेकिन सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये टेंशन छोड़ दे कि सैलरी का क्या मतलब, टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब, ये मेरी जिम्मेदारी। आपने सिर्फ क्या रखना है याद, फार्मूला और परसेंटेज। अगर कितना हो 75% से ज्यादा तो क्या होगा, सैलरीड। और अगर 75% के इक्वल आ जाए या उससे कम हो जाए तो फिर क्या होगा, नॉन सैलरीड। क्लियर।
तो इंडिविजुअल के ऊपर कितने टाइप्स के रेट्स लगते हैं? 2। कौन कौन से? सैलरीड या फिर नॉन सैलरीड। कब कौन से लगाने हैं पता चल गया? अगर सैलरीड होगा तो सैलरीड वाले लगाने हैं, अगर नॉन सैलरीड होगा तो नॉन सैलरीड। क्लियर? एओपी पे डिफरेंट रेट्स नहीं है। एओपी पे जो टैक्स रेट्स लगते हैं वो कौन से लगते हैं? नॉन सैलरीड वाले। कौन से वाले? एक ही रेट्स लगते हैं और वो कौन से वाले लगेंगे? नॉन सैलरीड। जो इंडिविजुअल नॉन सैलरीड के रेट्स है वही सेम रेट्स किसके हैं? टैक्स रेट्स एओपी के, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी कहते हैं किसे? पार्टनरशिप को। बिजनेस लॉ जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा पार्टनरशिप को क्या कहते हैं। ये 2 हमारे कोर्स में है, कंपनी हमारे कोर्स में नहीं है। कंपनी सिर्फ डिफिनीशन तक हमारे कोर्स में है। कंपनी इंशाल्लाह आप जाके सीफेप में पढ़ोगे, फाइनल में इंडिविजुअल और एओपी भी पढ़ोगे फिर दोबारा से उधर। ठीक है, इंडिविजुअल और एओपी तकरीबन यहां पढ़ लेते हो 70-80% तक। ठीक है, बाकी 20% उधर है सीफेप में इनका, और कंपनी 100% आप उधर ही पढ़ोगे। कंपनी यहां पे सिर्फ डिफिनीशन के हद तक है, बाकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंपनी की आपके कोर्स में केफ 2 के लेवल पे नहीं। क्लियर हो गया? तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? डिफिनीशन। जी, ये टॉपिक रिवाइज करें मेरे साथ। पर्सनल स्टेटस क्या होगा? हु एम आई। तीनों में आप क्या बता सकते हो एक टाइम पे? आइदर का वर्ड, गुड। आइदर इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। एक और बात, एक टाइम पे एक टैक्स पेयर का एक से ज्यादा पर्सनल स्टेटस वो मेंशन, वो अपने रिटर्न पे कोई एक ही मेंशन करेगा। इंडिविजुअल जो वो है, एओपी अगर वो है, कंपनी अगर वो है। ये नहीं कह सकता कि मैं इंडिविजुअल भी हूं एओपी भी हूं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। एक टाइम पे एक स्टेटस। क्लियर भाई? क्लियर है ना जी? 2 चीजें हमने डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की। कौन कौन से? टैक्स ईयर और पर्सनल स्टेटस। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो? नहीं है? नोट्स दिखाएं जी। ये आप अभी पढ़े, शाबाश, आ जाओ मुइन आप कर। ये पढ़े आप, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़े, शाबाश, रीडिंग करे से। ये एक बार इसको लेके पास पेपर में एक ही बार पूछा है उसने, डिफाइन पर्सनल स्टेटस। 2 नंबर का क्वेश्चन उसने पूछा है अभी तक हिस्ट्री में। इसके अलावा पर्सनल स्टेटस से रिलेटेड उसने डिफिनीशन नहीं पूछी। मतलब बाकी तो हर क्वेश्चन में इसके एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन डिफिनीशन उसने एक ही बार पूछी है कि डिफाइन पर्सनल। अच्छा, अब आपको पता चल गया यहाँ पे ये जो हमने बताया ना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पर्सन मीन्स क्या होगा? ठीक हो गया? तो अब आप अभी तक आप पर्सन का वर्ड ऐसे रेंडमली यूज करते थे, टेक्स्ट में आप पर्सन का वर्ड एहतियात से यूज करना है। पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। टेक्स्ट में पर्सन का मतलब ये नहीं हो सकता कि एक शख्स, ये शख्स, उसके लिए आप पर्सन का वर्ड, जब पर्सन का वर्ड आप यूज करोगे ना तो आपका मतलब क्या होगा? इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।